मित्रों नमस्कार, मैं आशीष फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ एक नए विषय पर जानकारी लेकर के। कल हम लोग चर्चा किए थे, मेरे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे संविधान में उल्लिखित 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उस विषय पर। मित्रों, मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब जब नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। कि संविधान में जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं और उन 29 विषय पर ही ग्राम पंचायत या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत काम करती हैं। तो वो 29 विषय कौन कौन से हैं? तो पहला है कृषि, जिसके अंतर्गत भूमि विस्तार शामिल है। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार क्रियान्वयन चकबंधन। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल आच्छादन विकास। चौथा है पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन। पांचवा है मत्स्य उद्योग। छठवां है सामाजिक वन उद्योग और फार्म वन उद्योग। सातवां है लघु वन उत्पाद। आठवां है लघु उद्योग, जिसके अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित हैं। नौवां है खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग। 10वां है ग्रामीण आवासन। 11वां है पेयजल। 12वां है ईंधन और चारा। 13वां है सड़क पुलिया पुल फेरी जल मार्ग और संचार के अन्य साधन। 14वां है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है। इसके बाद है 15वां है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16वां है गरीबी उपशमन कार्यक्रम। 17वां है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। 18वां है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19वां है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20वां है पुस्तकालय। 21वां है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां है बाजार और मेले। 23वां है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं। 24वां है परिवार कल्याण। 25वां है महिला और बाल विकास। 26वां है समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। 27वां है दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण। 28वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 29वां है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। तो ये 29 विषय हैं। इन 29 विषयों पर ग्राम पंचायत को काम करना है, जनपद पंचायत को काम करना है और जिला पंचायत को काम करना है। तो ये ग्राम पंचायत काम करेंगी कैसे? मान लीजिए हम एक नया पहला ले लेते हैं कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है। तो ये जो कृषि है, कृषि पर ग्राम पंचायत काम कैसे करेगी? सरपंच क्या करेगा? सचिव क्या, ग्राम पंचायत का सचिव क्या करेगा? ग्राम पंचायत के जो पंच लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? कैसे अपने ग्राम पंचायत में कृषि से संबंधित योजनाएं बनाएंगे या फिर उस काम भी करेंगे? अच्छा ठीक है, अगर ग्राम पंचायत ये सब करेगा तो कृषि विभाग जो है वो क्या करेगा? ठीक है, राज्य सरकार जो है, राज्य सूची जो है, राज्य सूची में भी कृषि सब्जेक्ट है। और तो राज्य सरकार कृषि पर कैसे काम करेगा, कैसे नियंत्रण होगा? क्या ग्राम पंचायत के नियंत्रण में आते हैं कृषि के कर्मचारी लोग? ये सब समझने की बातें हैं, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कृषि विभाग क्या करता है। तो कृषि विभाग जो है, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभाग है, और ये कृषि विभाग जो है के अंतर्गत राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाता है। कृषि विभाग से संबंधित कुछ योजनाओं का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे शाकंभरी योजना है। दूसरा है कृषि किसान समृद्धि योजना। तीसरा है कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना योजना। चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। छठवां है राज्य पोषित नवीन सूक्ष्म सिंचाई योजना। फिर है कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन की योजना। फिर है कृषि समग्र विकास योजना। फिर है अक्ति बीज संवर्धन योजना, रामतिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना, दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना, राज्य गन्ना विकास योजना, फसल प्रदर्शन योजना, द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन योजना, ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती मिशन योजना, खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भूजल संवर्धन योजना, जन जागरण अभियान के शिविरार्थियों के लिए योजना, है ना। ये इतने योजना जो है ये तो केवल राज्य सरकार देती है,
कृषि विभाग की ओर से, ताकि कृषकों को लाभ मिल सके और इस लाभ से वो लोग फायदा उठा सकें। और ये राज्य सरकार दी है इतनी योजना, जितनी योजना के बारे में मैं आपको बताया है ना। और अब मैं ये बताता हूँ कि केंद्र सरकार के कुछ योजनाओं के बारे में। नेशनल मिशन ऑन ऑयल फील्ड्स एंड ऑयल पाम योजना, एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना, ठीक है ना। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंतर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना, है ना। एकीकृत फसल पद्धति, उप घटक मूल्य संवर्धन एवं प्रक्षेत्र विकास क्रियाकलाप, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना, है ना। तो इस प्रकार से कृषक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे दाल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर माइक्रोनाइजेशन एवं हरित क्रांति विकास योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों का वितरण योजना। तो इस प्रकार से बहु योजनाओं का अंबार है। मतलब केंद्र सरकार भी चाहता है कि हम किसानों को लाभ दे सकें, राज्य सरकार भी चाहता है कि हम किसानों के लाभार्थ योजनाएं बनाएं और जिससे किसानों का जीवन सुरक्षित हो, सुखमय हो, आनंददायक हो, ठीक है। और ये सब अब केंद्र सरकार जो है वो जितना भी योजना बनाया उसका अनुपालन करने के लिए वो राज्य सरकार को पैसा देता है, मशीनरी देता है। राज्य सरकार का हर विभाग, मतलब जो कार्यालय है वो हर जिले में है, हर जनपद में है ना। और ग्राम पंचायत स्तर पे भी उसने अपने ऑफिसर लोगों को तैनात करके रखा है। ऑफिसर लोगों का काम है ये कि वो चुने कृषकों को इस अपनी योजनाओं के बारे में बताएं और उनको लाभ दिलाएं। या फिर मैं यदि किसान हूं और तो मुझे इन योजनाओं का लाभ लेना है यदि, तो मुझे इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। और जब मुझे इन योजनाओं के बारे में पता होगा तो मैं कृषि विभाग के अधिकारी कार्यालय जाऊंगा और उस योजना में अपने आप को पंजीबद्ध करवाऊंगा और जो भी उनका फुलफिल करना होगा क्राइटेरिया, उसको मैं क्राइटेरिया को फुलफिल करता रहूंगा तो वो योजना का लाभ मुझे मिल जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इसमें ग्राम पंचायत क्या करती है, हमारा सरपंच क्या करेगा, हमारा जो सचिव है वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत के जो पंच लोग हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। यही महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायत की है कि ये सब योजनाएं तो चल रही हैं ना, ये सब योजनाएं तो सरकार की है और सरकार को इसका अनुपालन भी करवाना है। लेकिन हितग्राही का चयन ग्राम पंचायत करेगी, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, जो सचिव है, ग्राम पंचायत के जो पंच हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे गांव में कौन कौन व्यक्ति रह रहा है, किसके पास जमीन है और इन योजनाओं में जो मांगा गया है क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को कितने कितने कृषक फुलफिल कर रहे हैं। मान लीजिए किसी में एक क्राइटेरिया है कि हम उस योजना में तभी हम लाभान्वित हो सकते हैं जब हम गरीबी रेखा से नीचे हों, ठीक है ना। तो गरीबी रेखा से हम नीचे हैं तो ये बात की जानकारी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच को होगी, हमारे पंच को, वार्ड पंच को होगी, है ना। तो जब इन सारी योजनाओं में जो नामांकित करना है वो ग्राम पंचायत को करना है। एक तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत काम करता है, ठीक है ना। मान लीजिए शाकंभरी योजना है, ठीक है। शाकंभरी योजना के अंतर्गत किसानों को सब्जी भाजी उगाने के लिए अनुदान मिलता है ना। शाकंभरी योजना के अंतर्गत सिंचाई संसाधन का विकास किया जाता है, ठीक है। हितग्राही का पात्रता क्या होगा, सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, ठीक है। मतलब इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, सभी श्रेणी के इसमें मिलेगा क्या लाभ, तो कूप निर्माण हेतु अधिकतम 22,500 रुपये अथवा
वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो अनुदान देय होगा। विभिन्न स्थानों पर भूमि के प्रकार जैसे कड़ी चट्टान या कछारी भूमि एवं कूप के आकार के आधार पर इकाई लागत तय होती है। 0.5 से 5 हॉर्स पावर के ISI मार्क डीजल विद्युत पेट्रोल अथवा अधिकतम राशि 16,875 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है ना। अब इसमें अगर हमको अपने आप को पंजीकृत करवाना है, लाभ लेना है, तो हमको क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मिलना होगा। तो ये जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत का जो पंच है, सरपंच हैं, इनको इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। और अगर मैं पंच हूँ या सरपंच हूँ तो मुझे इन सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार व्यापक तरीके से करना चाहिए और हमारे गांव में जो भी व्यक्ति को पात्र है उसको इसके अंतर्गत पंजीयन करा करके लाभान्वित कराना होगा। ठीक है, यही हमारा काम है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ इसमें एक शब्द आया अनुदान। अनुदान का मतलब बता देता हूँ। एक होता है ऋण, ठीक है। ऋण मतलब मैं किसी से पैसा लिया तो वो पैसा मुझे चुकाना है, वापस करना है। अब ये ऋण दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मुझे ब्याज के साथ चुकाना है या मुझे ब्याज नहीं चुकाना है, केवल मूलधन चुकाना है। तो ये ऋण दो प्रकार से हो सकता है। मैं किसी से पैसा अगर लेता हूं वो उधारी हो गया, ऋण हो गया। अब जब ऋण मुझे चुकाना है तो या तो वो बोलेगा कि नहीं केवल मेरे को मूलधन दे दो, तो एक तो वो हो गया, या दूसरा हो गया कि वो मूलधन के साथ ब्याज भी मांगेगा, तो ये हो गया ऋण। लेकिन अनुदान का मतलब ये कि अगर अनुदान आपको मिल गया तो वो चुकाना नहीं है। अगर भारत सरकार किसी को अनुदान देती है तो इसका मतलब ये कि आपको पैसा मिल गया हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपको कभी भी अनुदान मिल गया तो ये शाकंभरी योजना में तो अनुदान है, ठीक है। इसमें जो है पंप के लिए 16,875 रुपया सरकार अनुदान दे रहा है किसान को, ठीक है। और इसके लिए कोई श्रेणी भी आरक्षित नहीं किया है, ठीक है। अगर आप किसान हैं, सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं तो आप अपने आप को पंजीयन करवाइए और इसका लाभ आप लोग लीजिए। तो ग्राम पंचायत में जो हमारा सरपंच है, या मैं यदि सरपंच हूँ या फिर पंच हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो ये सारी योजनाएं जो हैं इसका बढ़िया से क्रियान्वयन अपने ग्राम पंचायत में करवा दूं, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलवा दूं। एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये कि मैं स्वयं अपने दिमाग से कुछ अपने ग्राम पंचायत के भला के लिए काम कर सकता हूं। जैसे क्या कर सकता हूं, अगर मान लीजिए एक कल्पना करते हैं कि मैं सरपंच हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में भूजल स्तर एकदम कम है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है। बरसात हो रही है लेकिन एकदम कम हो रही है, और साल दर साल क्या हो रहा है, वर्षा कम होता जा रहा है। तब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं, तो ऐसे में मैं कर सकता हूं कि मुझे पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ये शक्ति प्रदत्त है कि मैं कृषि क्षेत्र में काम कर सकता हूं, कृषि विस्तार के लिए काम कर सकता हूं, है ना। 11वीं अनुसूची में पहला विषय तो यही है। क्या करना है मुझे, मैं ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पास करवा सकता हूं, हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति नलकूप का खनन न करवाए, ठीक है। नलकूप का खनन अगर करवाता है तो उससे पहले वो परमिशन पंचायत से ले, पंचायत तय करेगा कि हम उसको अनुमति देंगे नलकूप खनन के लिए कि नहीं देंगे। एक तो ये हो गया। तो अगर जमीन से ज्यादा पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा, भूजल स्तर हमारा ठीक रहेगा। पहला तो ये काम हो गया। दूसरा मैं ये कर सकता हूं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवा सकता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में मैं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवा दूं, ठीक है। इससे भी भूजल स्तर में सुधार आएगा। और क्या कर सकते हैं, तीसरा काम ये काम कर सकते हैं कि अधिक से अधिक तालाब खुदवा सकते हैं, है ना, सोख्ता गड्ढा बनवा सकते हैं। तो ये सब चीज अगर हम करते हैं तो कृषि क्षेत्र का कहीं ना कहीं विस्तार होगा। तो ये सारे जो काम हैं ये सब पंचायत कर सकती है, ठीक है। योजना बना सकती है, ठीक है, और नियम भी बना सकती है। नियम बना दी कि मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं करवाएगा तो नियम हो गया। अगर नलकूप इसके बाद भी कोई खुदवाता है तो क्या किया जाएगा, उसको अर्थदंड लगा सकता है पंचायत। पहला चीज ये। दूसरा चीज ये
कि हमारा जो ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के पास कल्पना करते हैं कि बहुत सारा पैसा है। अब पैसा कैसे आएगा ग्राम पंचायत के पास? ग्राम पंचायत के पास कई प्रकार से पैसा आ जाता है। एक तो केंद्र सरकार देता है, राज्य सरकार देता है, और ग्राम पंचायत खुद भी टैक्स लगा करके वसूलता है ना। जैसे ग्राम पंचायत अनुदान भी ले सकता है। मान लीजिए कल्पना करते हैं कि मैं किसी ग्राम पंचायत का सरपंच हूं और मैंने क्या किया है, बहुत सारे अपने ग्राम पंचायत में किराए का रूम बना दिया है, ठीक है, किराए का दुकान बना दिया, जैसे नगर पालिका वाले बना करके बेचते हैं, नगर पालिका नगर निगम, उसी प्रकार से मैंने अपने ग्राम पंचायत में व्यवसायिक परिसर का निर्माण करवाया, कई प्रकार के दुकान बनवा दिए पंचायत के अपने पैसे से, और उसको किराए से अपने ग्राम पंचायत के लोगों को दे दिया। तो मुझे ग्राम पंचायत को हर माह किराया मिलेगा। अब वो किराया का जो पैसा है वो ग्राम पंचायत का स्वयं का पैसा हो गया, ठीक है। अब केंद्र सरकार भी पैसा देता है, राज्य सरकार भी पैसा देता है, लेकिन अगर राज्य सरकार पैसा दे रहा है तो अब पूछेगा ना कि ये मेरा पैसा है तो कहाँ गया। उसी प्रकार से केंद्र सरकार भी कुछ अगर पैसा दे रहा है तो किसी विशेष कार्य के लिए दे रहा है, लेकिन और हमको उसी विशेष कार्य में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के पास स्वयं का पैसा है, मान लीजिए किसी तालाब लीज दे दिया है, उससे पैसा आ रहा है, व्यवसायिक परिसर का निर्माण करवा दिया है, उससे पैसा आ रहा है, भूमि नामांतरण फीस और कई प्रकार के टैक्स जो लेता है ग्राम पंचायत, उससे पैसा आ रहा है ना। ग्राम पंचायत दान भी ले सकता है, उससे पैसा आ रहा है। तो मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत के पास स्वयं के आ गया 10 लाख रुपया, ठीक है, और मेरे खुद के ग्राम पंचायत का आमदनी हो गया 10 लाख रुपया है, ठीक है। तो मैं सरपंच हूं, मैं एक योजना बना दिया कि मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी कृषक हैं, ऐसे कृषक जिनकी भूमि 2 एकड़ से कम है, उसको हम एक पंप देंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास पंचायत का खुद का पैसा है तो मैं बिल्कुल ऐसा नियम बना सकता हूँ। जब मैं ऐसा नियम बना सकता हूँ तो मैं दे दिया, ठीक है। अब ऐसे लोगों की सूची हमारे पास है, और वो योजना जैसे ग्राम पंचायत ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाता है, उसी प्रकार से मैंने अपने ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाया, और मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी ऐसे किसान हैं जिसकी भूमि 2 एकड़ से कम है, और मैंने उसको पंप दिया जा सकता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब ग्राम सभा में ये चीज को पास कर दिया जाए और ग्रामीण इसके लिए एग्री हो। ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण सभा है, और ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है वो ग्राम सभा की अनुमति के पश्चात ही होता है। तो ग्राम पंचायत में सबसे ताकतवर है सरपंच या पंच या सचिव, महत्वपूर्ण नहीं है। ग्राम पंचायत में ताकत जो है वो ग्रामीणों के पास है, गांव के मतदाताओं के पास है, ग्राम सभा में है पावर, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा हम लोग अगर व्याख्यान करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मेरी बातों को अच्छे से सुने। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे वीडियो देखने से ग्रामीणों को फ़ायदा हो सकता है ना, हमारे देश के किसानों को फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।